नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आए दिन भारत में भगदड़ की खबरें सुनने को मिलती हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी जाती है। तो आज इस लेक्चर में हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि स्टैम्पीड होता क्या है, इसके कुछ मुख्य कोजेज़ क्या होते हैं और कैसे हम आने वाले समय में इसको रोक सकते हैं। कौन कौन से SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए, NDMA की क्या रिकमेंडेशन है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या रिकमेंडेशंस हैं अथॉरिटीज़ के लिए, और जो ऑर्गेनाइज़र हैं किसी भी फंक्शन में जहाँ पे इस प्रकार से भगदड़ होती है उनके लिए क्या SOPs होनी चाहिए या हैं ऑलरेडी, और क्या रिकमेंडेशंस, क्या गाइडलाइंस हैं, और भगदड़ में इतने लोग क्यों मरते हैं। सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्टैम्पीड का असल में मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। ट्रांसलेशन तो हो गई भगदड़, मतलब क्या है, डिसरप्शन ऑफ एन ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ क्राउड्स लीडिंग टू इंजरीज और फैटेलिटीज़। देखिए, ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ क्राउड, एक क्राउड है ये ऑर्डरली मूव कर रहा है। मान लो ये इस प्रकार से एक लाइन में मूव कर रहा है, तो ये जो ऑर्डरली मूवमेंट है इसकी क्या होना, डिसरप्शन, कि एकदम से कुछ ऐसा हो गया। अब कोजेज हम आगे देखेंगे कि एकदम से ऐसा हो गया कि ये यहाँ वहाँ भागने लग पड़े, तो भागने लग पड़े इसकी वजह से काफ़ी इंजरीज होंगी और कई फैटेलिटीज़ भी हो जाएंगी। अगर कोई मान लो भगदड़ में नीचे गिर गया तो बाकी सारे लोग, क्योंकि सारों को कुछ ना कुछ ऐसा केस है कि भैया जान बचानी है, भागना है, तो कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा और इस प्रकार से काफ़ी इंजरीज और काफ़ी फैटेलिटीज़ भी हो सकती है। तो एक ऑर्डरली मूवमेंट जो है क्राउड का, उसकी जो डिसरप्शन है जिसकी वजह से इंजरीज और फैटेलिटीज़ भी हो सकती है या होती हैं, उसको हम स्टैम्पीड बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड डेंजर। अब अगर कोई मान लो डेंजर है तभी तो लोग यहाँ वहाँ भागेंगे, नहीं तो क्यों भागेंगे कोई। जैसे मान लो किसी ने गोली जला दी, या कोई मान लो जैसे गुंडागर्दी ऐसी कोई बात हो गई, या किसी ने बोला कि भैया यहाँ पे तो बॉम्ब है, तो सारे लोग डर जाएंगे। अब देखो, जान तो सबको प्यारी है, तो फिर यहाँ वहाँ भागने लग पड़ेंगे। तो ये हमेशा एक परसीव्ड डेंजर के रिस्पॉन्स में होता है, और वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे फिजिकल स्पेस की कमी है। मान लो कि ये एक कमरा है, अब यहाँ पे इस प्रकार की बात आ गई, कमरे में यहाँ लोग हैं और कहा गया कि यहाँ पे बॉम्ब है, तो अब क्या होगा। अब मान लो अगर यहाँ पे ये एक ही रास्ता है, एंट्री एग्जिट एक ही है, तो फिर यहाँ पे लोग भगदड़ करने लगेंगे क्योंकि हर एक को यहाँ से भागना है, फिजिकल स्पेस की कमी। अब अगर आप बोलो कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फिर यहाँ वाले इधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे, तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, ईजी हो जाएगा। लेकिन जहाँ फिजिकल स्पेस की कमी है फिर वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। टू अटेन समथिंग सीन एज ग्रेटिफाइंग, तो जैसा मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जैसे पॉलिटिशियन आ गया, या कोई मान लो एक्टर आ गया ना, एक्टर्स के साथ ऐसा बड़ा होता है कि जनता एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग पड़ती है कि हम उसको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं या हम फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं ऐसा। या कोई मान लो कोई धर्म गुरु आ गया, कोई मिराकल हो रहा है कहीं पे, तो कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई ग्रेटिफाइंग ऐसी चीज़ है, तो उसको अटेन करने के लिए, उसको देखने के लिए भी भगदड़ मच जाती है। 1954 से लेकर 2012 तक इस देश में जितने भी स्टैम्पीड या भगदड़ हुई है उसमें 79% रिलीजियस मास गैदरिंग्स में ही हुई है। धर्म से रिलेटेड जो लोग इकट्ठा होते हैं कोई किसी साधु संत को सुनने के लिए, मतलब बाबा बूबा जो होते हैं उनको सुनने के लिए, तो वहाँ पे इस प्रकार की कोई चीज़ हो सकती है। कोई झूठी कोई बात फैला देता है और फिर उससे लोग डर जाते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तो रिलीजियस मास गैदरिंग में इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी होती हैं। 1954 से 2012 के बीच में 79% जो स्टैम्पीड हैं वो रिलीजियस मास गैदरिंग्स में ही हुई हैं। अब हम बात करते हैं इसके कोजेज़ क्या हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल कोज आता है। देखिए, कोई मेक शिफ्ट ब्रिज, यानी कि कोई ब्रिज तुमने टेम्प्रेरी बनाया है और वो कोलैप्स हो जाता है। रेलिंग्स बनाई हैं चलने के लिए, आसानी के लिए, लेकिन कोलैप्स हो गई। टेम्प्रेरी कोई स्ट्रक्चर बनाया है और वो कोलैप्स हो गया, तो इसके वजह से भगदड़ मच सकती है। एंट्री और एग्जिट में नैरो स्ट्रीट्स हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, बहुत ही कंजस्टेड सा एरिया है, तो वहाँ स्टैम्पीड हो सकती है। एमरजेंसी एग्जिट्स की एब्सेंस है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि मान लो ये एक रूम है, यहाँ पे मास गैदरिंग हो रही है किसी भी चीज़ के लिए, तो अभी यहाँ पे एक ये रास्ता है, तो आपने यहाँ एमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाया, आपने एक ही रास्ता बनाए रखा है, अभी यहीं से एंट्री यहीं से एग्जिट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एमरजेंसी एग्जिट्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो आपने बसों में भी देखा होगा कि बसों में मेनली 2 दरवाजे होते हैं, लेकिन एक इस तरफ को भी, मतलब दरवाजों की दूसरी साइड भी एक जो एंड में या सेकेंड लास्ट जो सीट होती है
है वहाँ पर भी लिखा होता है इमरजेंसी एग्ज़िट। तो इमरजेंसी एग्ज़िट बसों में भी होती है, लेकिन इस प्रकार की जो मास गैदरिंग्स हैं वहाँ पर भी होनी चाहिए। फिर आता है फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कोई इलीगल या अनऑथराइज स्ट्रक्चर है और वहाँ पे फायर लग जाती है, या फिर वर्किंग कंडीशंस में फायर एक्सटिंग्विशर्स की नॉन अवेलेबिलिटी, कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स ही नहीं हैं, या फिर हैं तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। और बिल्डिंग एंड फायर कोड वायलेशन। अब देखिए बिल्डिंग कोड्स होते हैं, फायर कोड होते हैं, खासकर ऐसी किसी जगह में जहाँ पे इस प्रकार के मास गैदरिंग्स हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार से बिल्डिंग या जो फायर कोड है उनकी वायलेशन हो रही है, और उसकी वजह से भी फिर स्टैम्पीड हो सकता है। मतलब कि स्टैम्पीड अगर हुआ तो इस प्रकार की चीज़ें रोकी जा सकती हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ें ही नहीं हैं, अवेलेबल ही नहीं है वो चीज़ें, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, या आपने कुछ कोड्स को वायलेट किया है, आपने उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया है, तो अगर इस प्रकार के कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो आपके पास उसे कंट्रोल करने का कोई भी साधन है ही नहीं। इनएफिशिएंट क्राउड कंट्रोल। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्टोर में, मॉल्स में, या पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एग्जामिनेशंस में, रिलीजियस गैदरिंग्स में, पब्लिक सेलिब्रेशंस में क्लोज्ड या लॉक्ड एग्जिट होती है, और वहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है जो हमने सोचा नहीं होता, एंटिसिपेट नहीं किया होता। मतलब जहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 बंदा आएगा, वहाँ पे 500 बंदा आ गया, तो फिर यहाँ पर भी चांसेस काफ़ी होते हैं स्टैम्पीड या भगदड़ के, क्योंकि यहाँ पे एंटिसिपेटेड जो क्राउड है उससे ज़्यादा क्राउड आ जाता है। क्राउड बिहेवियर। अब देखिए कई जो मेंबर्स होते हैं, कई जो लोग होते हैं क्राउड में, उनका काफ़ी अनरूली और इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। जैसे कि क्राउड जो है वो फोर्सफुली एंटर या एग्ज़िट करने लगे वेन्यू में स्टार्ट के बाद या क्लोजिंग टाइम के बाद, है ना। मतलब कोई इवेंट है वो स्टार्ट हो गया है तो उस समय वो नहीं आ पाए, तो फिर वो ज़बरदस्ती करेंगे कि नहीं हम तो आएंगे, हमें कौन रोक सकता है। या और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे आप कहीं पे गए हो, वहाँ पे आप कोई अनरूली बिहेवियर कर रहे हो, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हो, तो इस प्रकार से भी फिर भगदड़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। अब देखिए कोऑर्डिनेशन गैप जो होता है अलग अलग एजेंसीज़ में, जैसे कि पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पीडब्ल्यूडी है, फायर सर्विसेज है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, या फिर अगर हम एक किसी भी मास गैदरिंग की बात करें तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, तो इन सब के बीच में भी कई बार कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। तो अगर इस प्रकार का कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्राउड डिजास्टर या स्टैम्पीड, भगदड़, इनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरीज। कई लोगों को अपनी जान गंवाने पड़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कि भगदड़ में कोई अगर नीचे गिर गया तो वो तो सब मान के चलो कि उसकी डेथ तो अनिवार्य है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उसके ऊपर से जा रहे हैं, तो वो तो बेचारा पिस जाएगा। तो सोचो कितनी भयानक और कितनी डरावनी मौत है ये, है ना। तो लॉस ऑफ लाइफ, फिर इंजरीज हो जाती हैं, फिर इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब किसी व्यक्ति ने जो मान लो किसी कुछ और चीज़ें सोच के उस जगह पे गया है मास गैदरिंग में, लेकिन उसके साथ कुछ और ही हो जा रहा है, तो फिर वो तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा उस व्यक्ति के लिए, और वहाँ पे फिर वो सोच सोच के हो सकता है फ्यूचर में डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि कई बेचारे थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, है ना। फिर एंग्जाइटी हो सकती है। फिर आता है कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा ख़त्म होने लगता है, और अथॉरिटीज़ के ऊपर जो ट्रस्ट है वो भी कम होने लगता है, क्योंकि ये मास गैदरिंग को कंट्रोल किया जा सकता था। वहाँ पे हमने देखा एग्ज़िट और एंट्रेंस के लिए उपलब्ध सुविधाएं नहीं बनाई गई, और कोऑर्डिनेशन की भी कहीं ना कहीं कमी है। तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ के ऊपर भी ट्रस्ट जो है वो कम होने लग पड़ता है। और कुछ केसेस में यहाँ पे टेम्परेरी या परमानेंट क्लोजर हो जाता है बिजनेसेस का, पब्लिक फैसिलिटीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स का, जो कि लोकल इकोनॉमीज़ को और लिवलीहुड्स को भी काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टैम्पेड्स की वजह से, भगदड़ की वजह से लोगों की मृत्यु कैसे हो जाती है। देखिए ज़्यादातर स्टैम्पेड की जो कैजुअलिटीज़ होती हैं उसका कारण ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया होता है। अब ये क्या है? ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बेसिकली पार्शियल, कुछ समय के लिए, या कंप्लीट सिसेशन होती है रेस्पिरेशन की ड्यू टू एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ द थोरैक्स और अपर एब्डोमेन। अब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति नीचे गिर गया, सारे व्यक्ति उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, तो कोई कहीं चढ़ रहा है शरीर के किसी हिस्से पे, कोई पेट पे चढ़ जा रहा है, कोई गले पे चढ़ जा रहा है,
समझ रहे ना। तो उसकी वजह से पार्शली या तो कुछ समय के लिए या कंप्लीट ही सिसेशन हो जाएगा, मतलब रेस्पिरेशन ही रुक जाएगी, उसको सांस ही नहीं आ रही है, समझ रहे हो। और वैसे भी अगर मान लो एक बहुत ही क्लोज सा एरिया है तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि क्लोज एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, एकदम से भगदड़ मची, यहाँ वहाँ सारे भाग रहे हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। वहाँ पे कोई व्यक्ति नीचे गिर गया, उसके ऊपर सारे लोग चढ़ रहे हैं, कोई पेट पे, कोई गले पे, कोई कहीं पे, कोई मुंह पे, कोई नाक पे, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल या कंप्लीट सिसेशन हो जाती है, रेस्पिरेशन की, सांस ही नहीं आ पाती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। बाकी जो पॉसिबल रीज़न होते हैं वहाँ पे एक आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये क्या होता है? हार्ट अटैक कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड और कंप्लीट सिसेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू अ पोर्शन ऑफ हार्ट। ये आपका एक हार्ट है, अब हार्ट के किसी एक पोर्शन में या पूरे के पूरे हार्ट में ब्लड ही नहीं आ पा रहा है, तो ये चलना बंद हो जाएगा। तो ये है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यहाँ पे ये भी एक कारण बनता है हार्ट अटैक का, कि इस प्रकार के केसेस में कईयों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, क्योंकि उनके हार्ट तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच रहा है। फिर आता है डायरेक्ट क्रशिंग इंजरी टू इंटरनल ऑर्गन्स। वही बात है, कोई भगदड़ में कोई एक दूसरे को मार रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे तो बात है कि हमें तो रास्ता चाहिए बाहर निकलने को, तो एक दूसरे को कोई धक्के दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई नीचे गिर जा रहा है, कोई दीवार से जाके लग जा रहा है, तो इससे इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो सकती है, हेड में इंजरीज हो सकती है, नेक कंप्रेशन हो सकता है ना, किसी का गला ही दब गया, तो गला दब गया तो बस फिर मौत है। तो ये सारे कारण बनते हैं कि क्यों स्टैम्पेड या भगदड़ की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ क्राउड मैनेजमेंट। कैसे क्राउड मैनेजमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट है क्या? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कहीं पर भी अगर लोगों की गैदरिंग हो रही है तो उस गैदरिंग को या वहाँ जो एनवायरनमेंट है उसे सेफ़ और सिक्योर बनाना। कैसे? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, और फिर पीपल्स की जो गैदरिंग है उसे मॉनिटर करके। इस प्रकार से हम क्राउड को मैनेज कर सकते हैं। पहले से ही प्लानिंग बनाई जाए, फिर अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, और फिर मेक श्योर किया जाए कि हमारे जो रूल्स हैं, जो प्लानिंग्स हैं, उसको जनता में हर व्यक्ति फॉलो करे, और वो फॉलो करवाया जाएगा वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं या फिर जो हमारी पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा, तो जिससे हम एनवायरनमेंट को सेफ़ और सिक्योर बना सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मॉनिटरिंग की, इसको हम क्राउड मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इम्प्लीमेंटिंग आती है स्ट्रेटेजी की, ताकि लार्ज गैदरिंग्स को हैंडल किया जा सके। इसमें लार्ज गैदरिंग्स में कुछ इवेंट हो सकता है, पब्लिक स्पेसेस हो सकती हैं, जहाँ पे क्राउड कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक फ्यून नाम के एक व्यक्ति हुए जो कि काफ़ी रिनोन्ड थ्योरिस्ट माना जाता है क्राउड बिहेवियर के लिए। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मॉडल दिया जिसका नाम है फिस्ट मॉडल। तो हम देखते हैं कि फिस्ट मॉडल है क्या। फिस्ट में एफ से आता है क्राउड फोर्स, आई से आता है इंफॉर्मेशन अपॉन विच क्राउड एक्ट। सबसे पहले तो क्राउड फोर्स है, भाई कितना क्राउड है, फिर कि वो क्राउड जो है वो किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट कर रहा है। फिर आता है फिस्ट में एस, फिजिकल स्पेस इन्वॉल्व्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डेंसिटी एंड लार्ज स्केल आर्किटेक्चरल फीचर्स, कि इंडिविजुअल वहाँ पे कितने लोग हैं और बाकी वहाँ पे आर्किटेक्चरल क्या फीचर्स हैं, कोई स्टेज है या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी फिजिकल स्पेस वहाँ इन्वॉल्व होती है। और फिर आता है टी, टाइम द ड्यूरेशन ऑफ द इंसिडेंट, कि किसी भी इंसिडेंट की क्या ड्यूरेशन है, उसकी ड्यूरेशन का क्या समय है। ये है फिस्ट मॉडल। ये मॉडल काफ़ी यूज़फुल है बड़े बड़े वेन्यूज़ के ऑपरेटर्स के लिए और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए, एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, ताकि किसी भी इवेंट की जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी अच्छे से प्लानिंग की जा सके और ऐसी कोई भी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है उसे रोका जा सके। अब हम बात करते हैं एनडीएम में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा क्राउड मैनेजमेंट पे दी गई कुछ गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग विजिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ये डिटरमाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई इवेंट अगर कहीं पे हो रहा है तो कैसा इवेंट है, रिलीजियस है, यूथ फेस्टिवल है, या किस प्रकार से है। अब ये जो सीज़न है जहाँ पे ये कंडक्ट कराया जा रहा है और जिस वेन्यू में कंडक्ट कराया जा रहा है उसकी टाइप और उसकी लोकेशन क्या है। फिर आता है कैपेसिटी प्लानिंग। अब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, पीरियोडिसिटी ऑफ इवेंट की कितनी बार ये इवेंट हो चुका है या हो रहा है उसके बेसिस पे, टेरेन के बेसिस पे, फिर लोकल पॉपुलेशन के बेसिस पर, सबसे इम्पोर्टेंट वेदर के बेसिस पे। ये सारे पर्सपेक्टिव जो हैं लॉन्ग टर्म में ये लिए जाते हैं। मल्टीपल रूट्स जैसे कि नॉर्मल, एक्सप्रेस, इमरजेंसी, ये सारे होने चाहिए किसी भी वेन्यू में, और यहाँ पे अलग अलग रूट ग्रेडियंट भी होने चाहिए ताकि जो भी वनरेबल ग्रुप हैं
वो ईज़िली मूव कर सकें। फिर आता है क्राउड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। अब देखिए मुख्यतः क्राउड का जो बिहेवियर है वो बाकियों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगर मान लो कि ऐसा कोई मिसक्रिएंट है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो वहाँ पे नॉइसेंस क्रिएट कर रहा है ना, कोई बदतमीज़ी कर रहा है या इस प्रकार की कोई वाहियातपना कर रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई करके उसको सेपरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। एज सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उसको सेपरेट किया जाना चाहिए। क्राउड के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच लेने के लिए। अगर आप क्राउड को कंट्रोल करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ फोर्स बेस्ड कंट्रोल, मतलब आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है सारों को कि भाई तुमने ऐसा करना है वैसा करना, नहीं, हर एक को इंडिपेंडेंट छोड़ो। लेकिन अगर कोई मिसक्रिएंट है, कोई नॉइसेंस क्रिएट कर रहा है, कोई मतलब वाहियातपना कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उसको सेपरेट किया जाना चाहिए। क्राउड कंट्रोल की बात करें तो जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। और वो कैसे मैनेज होगा? क्राउड इनफ्लो को कंट्रोल करके, क्राउड जो है वेन्यू में उसे रेगुलेट करके, और जो आउटफ्लो है उसे भी कंट्रोल करके अगर ज़रूरत पड़ती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। रिस्क एनालिसिस एंड प्रिपेयर्डनेस, जितने भी इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्लानर्स हैं, उन्हें फेलियर मोड और इफ़ेक्ट एनालिसिस इसे कंडक्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? रेटिंग एवरी पॉसिबल हज़ार्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ सेवेरिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस एंड डिफ़िकल्टी ऑफ डिटेक्शन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। कहीं पर भी अगर कोई आप इवेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आप फेलियर मोड एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस करें, यानी कि आप देखें कि यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल हैज़ार्ड हो सकते हैं, उनकी सीवियरिटी क्या है, वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। इस प्रकार के जो इवेंट हैं या इस प्रकार का कोई अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक स्पेसिफिक इस प्रकार के जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो उस तरीके के इवेंट्स में किस प्रकार की पॉसिबल हैज़ार्ड सिचुएशन बन सकती है, कितनी फ्रीक्वेंटली बनती है, और फिर उसको डिटेक्ट करना कितना डिफ़िकल्ट है। इसके बेसिस पे आपको 1 to 10 स्केल पे एक नंबर, एक रेटिंग बनानी चाहिए जो कि आपकी रिस्क प्रायोरिटी नंबर बनेगा ओवरऑल। तो ओवरऑल रिस्क प्रायोरिटी नंबर आपका ये बनेगा कि अच्छा हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं तो यहाँ पे इस प्रकार के हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, उनकी सीवियरिटी क्या है, मतलब वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। अब जिस प्रकार का इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उसमें ये XYZ जो हमें लग रहा है कि हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, इस प्रकार के हैज़ार्ड्स होने की कितनी फ्रीक्वेंसी है, पहले कितने इस प्रकार के इवेंट्स और अलग अलग जगहों पे हुए हैं जहाँ पे ऐसे हैज़ार्ड्स हुए हैं, और फिर उनको डिटेक्ट करना कितना डिफ़िकल्ट है। इन सारों को कंसीडर करके 1 to 10 में आपका एक नंबर बनेगा, एक रेटिंग बनेगी जिसको हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर बोलेंगे। अब टाइमली इसके बारे में बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ आपके पास पुलिस आती है, पुलिस प्रशासन जो भी है, तो इन सब स्टेक होल्डर्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाना चाहिए। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स हैं, CCTV मॉनिटरिंग हो ताकि पूरे के पूरे क्राउड को सेक्टर वाइज मॉनिटर किया जा सके। एमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं उन्हें वहाँ पे लगाया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि टाइमली बैरिकेड और जो भी एरियाज़ या रास्ते अगर ब्लॉक हैं तो उसको फिर खोला जा सके। तो ये सारे NDMA की गाइडलाइंस हैं। ये है स्टैम्पीड या भगदड़। हमने देखा भगदड़ क्या होती है, किस प्रकार की जगहों पे, किस प्रकार के इवेंट्स में ज़्यादा भगदड़ होती है, फिर भगदड़ से लोगों के मरने के क्या कारण होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इनको रोका जा सकता है, NDMA की गाइडलाइंस क्या क्या हैं। तो सारे टॉपिक को हमने विस्तार से कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटिन्यू, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।